सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी की इस न्यू सीरीज में। चैप्टर आप देख सकते हैं 9वां है इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता होगा कि इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पहले से पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो हम दोबारा से आपको स्टार्ट कराएंगे, लेकिन दोनों बुक के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है। एक में हम वर्ल्ड के सिनेरियो से कनेक्ट कर रहे हैं और एक में जो इंडियन इकोनॉमिक वाला जो ज्योग्राफी है उसमें हम सिर्फ इंडिया से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड को कनेक्ट करते हैं। तो कोई गलतफहमी आपको नहीं होनी चाहिए कि चैप्टर जो हैं थोड़े अलग अलग हो रहे हैं, तो अलग अलग बिल्कुल नहीं है। आपको देखना होगा कि दोनों के चैप्टर्स में थोड़े बहुत सिनेरियो ऊपर नीचे दिए हुए हैं। तो चैप्टर 9 है ये, जो फंडामेंटल पार्ट वाला है, फंडामेंटल ज्योग्राफी जो है उसमें से। क्लास 12th में चैप्टर 9 है, वीडियो का पहला पार्ट है। और अगर आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना, तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए, ट्रेड का कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर आता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का होना। ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकल में आपने पहले से ही क्लास चैप्टर 9 जो है ग्लोबलाइजेशन, वो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल के अंदर पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। और दूसरा, अगर आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी मैंने आपको पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन में समझाया था कि किस तरीके से मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया करते थे, तो वो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड की शक्ल में अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन काल से ही बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे प्लेमेज और बहुत सारे प्रीस्ट जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, नॉलेज के लिए एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाया करते थे। लोगों को नहीं पता था कि सही मायने में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या ट्रेड हो रहा है। लोग उस टाइम पीरियड पे गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इनोवेशन, जर्म्स, इवन डिजीजेस, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते थे और उनको पता भी नहीं चलता था। लेकिन ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड एंड यू कैन से इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और अभी हम इसको ज्योग्राफी लैंग्वेज में बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शक्ल जो थी ना, वो एकदम से पनपी नहीं या एकदम से बनी नहीं, समझ रहे, उसको बनने के लिए टाइम लगा। और टाइम जो लगा वो इस पार्ट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हम ट्रेड रूट्स देखें तो ये उर है हमारा पूरा का पूरा यूफ्रेट एंड टाइग्रिस रिवर, और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, स्टेटाटाइट, ब्यूटेन और भी जो कार्नेलियन है पत्थर, ये सारे एक दूसरे से प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। तो क्या उस टाइम पीरियड पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था, या क्या उस टाइम पीरियड पे ग्लोबलाइजेशन नहीं था? ऑफ कोर्स था। तो किसने मदद करी इसके लिए? इसने मदद करी ट्रांसपोर्ट ने। अर्ली टाइम पीरियड में ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था, लेकिन लोग घोड़ों से, खच्चर से, पैदल लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप होता चला गया तो वैसे वैसे क्या होने लग गया, वैसे वैसे इंटरनेशनल ट्रेड और बढ़ने लग गया। जो लोग पानी के माध्यम से जाते थे, पानी के जहाज के माध्यम से जाते थे, फिर वो एरोप्लेन से जाने लगे। ऑफ कोर्स हमने पाइपलाइन कनेक्ट कर दी, ऑफ कोर्स उसके बाद हमने रूट्स को कनेक्ट कर दिया और डेवलप कर दिया, नेविगेशन को और अच्छा कर दिया, ट्रेड रूट्स को हमने और अच्छा बना दिया, है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की वजह से हमने बहुत सारी सर्विसेज में हैवी गुड्स को, ह्यूमन बीइंग को, सामान को, और साथ में बहुत सारे बल्की गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने लगे। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता था। अब हुआ क्या, ट्रेड में हम कह सकते हैं कि ट्रेड दो टाइप के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल तो आपको पता है राष्ट्रीय, जो सिर्फ किसी भी कंट्री के अंडर में होता है, ओके, किसी भी कंट्री के अंडर में होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ऑफ कोर्स अक्रॉस द नेशन बाउंड्री। अगर मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, ठीक है, सॉरी ये तो साउथ अमेरिका हो गया और ये अफ्रीका है, ऑफ कोर्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई सामान जा रहा है ना, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फिर आपको पता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से डेवलप हुआ है, सेवाओं के लिए, चीज़ों के लिए, स्पेशल चीज़ों के लिए, सबके लिए डेवलप होता है। एंशिएंट टाइम पीरियड में जाए अगर हम, तो उस समय पे बहुत सारे किसान या चरवाहे जानवर, पनीर, चमड़ा, मांस, इनको बदलने के लिए
धातु के उपकरण का ही आदान प्रदान करते थे। शुरुआती समय में लोगों के पास बार्टर सिस्टम का एक एग्जाम्पल था कि होता क्या था कि कोई भी वैल्यूएबल गुड्स, इसके पास मुर्गा है, इसके पास सेब है, कि दोनों को एक दूसरे को चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूल कोइंसिडेंट। और यहाँ पे ये लोग आपस में सामान चेंज कर लेते, या तो उसके बदले में क्या करते थे कि गुलाम है, गुलाम आपने दिया और गुलाम आपने इसको बेच दिया, तो ऑफकोर्स इसके बदले में आपको कुछ दे देगा। तो इसे बोलते थे हम लोग ट्रेड के लिए अर्ली टाइम पीरियड में ये सिस्टम बनाया गया। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो लोग शुरुआती समय में छोटे लंबे डिस्टेंस में जाने से घबराते थे। सिक्योरिटी का मैटर पड़ जाता था, चोरी का मैटर पड़ जाता था, और साथ में कोई अटैक ना कर दे ये मैटर पड़ जाता था। इसलिए लोग शॉर्ट डिस्टेंस से बिलीव रखते थे। वो कहते थे कि भाई इमीडिएट फैसिलिटी अगर हमें मिल जाए, तत्कालिक सुविधाएं मिल गए, हमारे लिए बहुत है, इतने लंबे जगहों पे हमें क्यों जाना। वो तो बाद में मैं कह सकता हूँ 14वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में, 15वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में लोगों ने नई नई जगहें ढूंढनी चालू करी, फिर लोगों से नया नया ट्रेड होने लग गया। तो इसीलिए सिल्क रूट का अगर हम एग्जांपल बोले तो चाइना जो है रोम से कनेक्ट हुआ था, ये तो हमें पता है, क्योंकि आपको पता होगा चंगेज खान मंगोलिया के थे और उनका ट्रेड कहीं ना कहीं यूरोप में जाके इटली से भी हुआ था, है ना। तो इसका प्रूफ हमें मिला है, इस हिस्ट्री में हमें मिला है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड रूट्स बिल्ड होने लग गए, मतलब जैसे जैसे ओवरलैंड सिल्क रूट या मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी कि जमीन पानी के इलाके कनेक्ट होने लग गए और रोड के इलाके कनेक्ट होने लग गए, तो हमारा ट्रेड जो है बढ़ता चला गया। ऑफकोर्स स्लेव का जो ट्रेड था, स्लेव का ट्रेड, वो जिस समय कॉलोनी बननी चालू हुई थी ना, तो उस टाइम पीरियड पे स्लेव का ट्रेड बढ़ा था। क्योंकि याद करो कि ब्रिटेन के लोगों ने, यहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पे 13 कॉलोनी बसाई थी अमेरिका की, यूएसए के अंदर, याद करो। तो यहाँ से स्लेव ट्रेड जो था बनना चालू हुआ। तो लोग क्या करते थे कि अफ्रीका से स्लेव को मंगा के लेके जाते थे या इंडिया से स्लेव को लेके जाते थे और गुलाम बनाते थे। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड था हिस्ट्री का, उसमें स्लेव ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। वो तो बाद में अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन ने मना करा। उसके बाद इंडिया के अंदर गिरमिटिया आंदोलन के तहत भी हमारा पूरी तरीके से स्लेव सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन आज की डेट में स्लेव का सिस्टम कुछ अलग हो गया। लोग वीज़ा पासपोर्ट बना के बाहर काम करवाने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी एक स्लेव ही है, लेकिन बस उसका क्या है कि एक पहलू बदल चुका है, बस और कुछ नहीं हुआ है, पहलू बदल गया है, हालांकि है भी वो ट्रेड। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो था हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे कि लोग स्लेव को ट्रेड कर रहे हैं, कोई कीमती चीज़ें वो ट्रेड कर रहे हैं, ये होता था। लेकिन हम बात करें कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रॉ मटेरियल जो था ना, उसके साथ साथ फाइनेंस प्रोडक्ट भी जो था, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो भी ट्रेड होने लग गया। एग्जाम्पल के लिए जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए थे तो सिर्फ वो रॉ कॉटन को लेके जाते थे, रॉ कॉटन को लेके जाते थे इंडिया से, और वहाँ पे उनके पास मशीन थी, वहाँ पे कपड़ा बनाते थे और बाद में दूसरी कंट्री के अंदर क्या करते थे, बेच दिया करते थे। लेकिन ऑफकोर्स ये तो उस टाइम पीरियड की बात है जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने पूरी तरीके से सामान बनाया, सामान बनाने के बाद दूसरी कंट्री में बेचना चालू कर दिया। तो ऑफकोर्स इनको फायदा हो रहा है ना, इनको फायदा हो रहा है, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड, तो हर किसी कंट्री ने क्या करा, ट्रेड बैरियर्स में टैक्स लगाना चालू कर दिया। मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ब्रिटेन जो है वो अमेरिका से रॉ कॉटन लेता है, तो रॉ कॉटन के टाइम पीरियड में अब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, तो ब्रिटेन कहेंगे कि भाई हम तुम्हें क्यों दें, हमारी कंट्री के अंदर दिक्कत हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमारी कंट्री से खरीदना चाहते हो तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये गलत हो गया। तो अब देखो, हर किसी कंट्री के पास कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो दूसरी कंट्री को बेचनी होती है। तो ऐसे में अगर कोई कंट्री अपने ही सामान के ऊपर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दे, या मान लो कि कोई सामान ब्रिटेन का हमारे इंडिया में आता है और हम कहते हैं कि अगर ब्रिटेन के लोगों को हमारे इंडिया में कोई सामान बेचना है तो हम कस्टम सीमा शुल्क जो होता है ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या वो हमारी कंट्री में सामान बेच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। और अगर नहीं बेच पाएंगे तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या होगा, ऐसे टाइम पीरियड में हमने बनाया गेट, याद करो गेट, जनरल ट्रेड ऑन टैरिफ। इसको हमने 1992 के अंदर क्रिएट करा और हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार कर रही है तो उसको व्यापार के नियम तय करने ज़रूरी है। कोई भी सामान कैसे बिकेगा, कितने कस्टम ड्यूटी पे बिकेगा, कैसे बिकेगा, उसके लिए तय करना होगा गेट को। गेट का नाम बदल के 1995 में WTO कर दिया गया और WTO नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मकसद यही है कि जो कंट्रियाँ इसकी पार्टिसिपेंट बनी हुई है उन सभी कंट्रियों में ये तय किया जाएगा कि कौन सी कंट्री किसकी कंट्री के साथ कितना कस्टम ड्यूटी लगाएगी, कितना पैसा लगाएगी, जिससे वो ट्रेड कर सके। ऑफकोर्स WTO के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके वेलफेयर से रिलेटेड ही ज़्यादातर रूल्स बनते हैं, जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ पॉलिसी के अगेंस्ट में है। लेकिन ऑफकोर्स क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड तो फिर भी एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है एग्जिस्ट? क्योंकि आपको पता है आज के डेट में अगर आप लोगों को एप्पल फ़ोन खरीदना है
तो ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका ही है भाई, वहीं पे बनता है एप्पल फ़ोन। अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो ऑफकोर्स यूट्यूब कहाँ से बना, यूट्यूब ने मान लो कि बंद कर दिया कि हम इंडिया के अंदर जो है यूट्यूब नहीं चलाने देंगे या परमिशन नहीं है, सारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, तो सोचिए कितना कुछ रुक सकता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है आज भी इसलिए अस्तित्व में है, WTO के कहीं ना कहीं कुछ कारणवश भी हम इसीलिए, क्योंकि हर किसी कंट्री में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री पे बेच रहा है। छोटी से छोटी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो ऐसे से कुछ गुड्स मिलते हैं जो पूरी कंट्री में किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम ये इंटरनेशनल ट्रेड को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स लेबर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, और दूसरे बात अगर क्या कहते हैं, मान लो कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एयरटेल जो है, एयरटेल सर्विस है वो मिल रही है, लेकिन अगर दूसरी और सर्विस आ जाएगी तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को आज भी कर रहे हैं। म्यूचुअल बेनिफिट जरूरी है, एक दूसरे का फायदा होता रहता है। फॉरेन पॉलिसी के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर अच्छा हो जाता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स और साथ में क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, इन दोनों ने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उनको बढ़ाने की कोशिश करी है। और कम्युनिकेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से आज की डेट में हमने इंटरनेशनल ट्रेड को कई बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े स्तर पे इसको करके दिखा दिया है ना। तो अभी तो सिर्फ इतना से इस पार्ट के अंदर। ओके, सो वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। वीडियो के अगले हिस्से में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज इट इन द वीडियो। वी विल कम बैक in next part after some time. This is it in this video.